आज का हमारा क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन देखिए एक बार यहाँ पर। कंसीडर ए सिस्टम हुज स्टेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स phi1 phi2 एंड phi3। और यहाँ पे जो सिस्टम का जो वह फंक्शन है यहाँ पे ये phi1 phi2 phi3 के तीनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया वेरीफाई करना है ये जो वे फंक्शन है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, और जो सिस्टम है उसका जो प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट में कितना है। ठीक है, तो इसको इस तरह समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस सिस्टम में पूरा का पूरा। अब इस पार्टिकल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है हम इस साई के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये वे फंक्शन के अंदर हम लोग डाल देंगे। और अब ये जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है ये सिस्टम है, और इसको समझाने के लिए ये स्टेट हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और ये स्टेट कैसे बना हुआ है? तीन सेट मिलके, और वो तीनों स्टेट कैसे हैं? ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या हुआ है, अगर ये स्टेट खुद से ही अगर हम इसके स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा 1। ठीक है, और ये किसी और के साथ अगर होगा तो ये क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट का होगा 0। मतलब phi1 अगर होगा तो 1, phi2 होगा तो भी 1, जैसे phi2 और phi2 ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, और बाकी सबके साथ क्या होगा, 0। 3 के साथ भी वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। phi3 होगा तो क्या होगा 1, और phi2 होगा तो 0। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब। क्लियर? अब हमें निकालना है कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को याद है कि कोई भी एक वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, अगर नॉर्मलाइज्ड है तो वो क्या होता है, इसका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1 क्या होगा, 1। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। तो हम लोग अभी करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे राइट साइड मेरा 1 होता है या नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का फंक्शन है। अब इससे पहले मैं इसको लिखूं, बचपन का एक चीज़ आप लोग को मैं याद दिला देता हूँ। मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास ऐसा कुछ है a + b + c और यहाँ पे x + y + z। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते थे, ये जो प्रोडक्ट है कैसे निकालते थे? सिंपल था ना, पहले a होगा, a क्या होगा, इन सबके साथ प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस ये b होगा, फिर ये b सबके साथ अपना प्रोडक्ट निकालेगा, फिर c इन सबके साथ होगा, कुछ इस तरह था। फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, इस तरह हम लोग उसको तोड़ते थे। याद है ना आप लोग को? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से लिख लेता हूँ, क्योंकि किताब में इस तरह से नहीं लिखा रहता है, तो लिख लेता हूँ। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, इसको हम लोग ब्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं केट। तो हम लोग को केट फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग ब्रा फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये phi1 इस तरह से, और ये होगा √3। इसका कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए था हम लोग को, पर ये तो एक रियल नंबर है तो इसका कॉम्प्लेक्स तो सेम ही रहेगा, तो ये सही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस ये वाला phi2 2/3 प्लस phi3 √2/3। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हमको लिखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। ये क्या है यहाँ पे देखिए, √3/3, यहाँ पे है phi1 प्लस, तो यहाँ पे है 2/3 phi2, फिर प्लस √2/3 और ये phi3। ठीक है, तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, ये और ये? तो कैसे इंटू करना है, पहले हमें इस वाले पार्ट को इन सारे के साथ इंटू करना है, फिर ये वाला पार्ट को इन सारे के साथ, फिर ये वाले को इन सब के साथ। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, और जिनको आता है तो वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये वाला इसके साथ, ठीक है, तो √3/3 यहाँ पे 5 प्लस, फिर से ये वाला
फाई 1 फिर ये वाला पार्ट 2/3 फाई 2 फिर प्लस फिर ये वाला पार्ट फाई 1 √3/3 फिर ये वाला पार्ट √2/3 फाई 3। इसी तरह से ये वाला भी इन सब के साथ इंटू होगा। तो फाई 2 के साथ क्या है 2/3 है, तो 2/3 फिर आएगा कौन ये फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसके साथ क्या है √3/3 फाई 1 प्लस फाई 2 सॉरी 2/3 फिर इसके साथ क्या है फिर 2/3 सेकेंड वाला पार्ट ये 2/3 फिर फाई 2 फिर लास्ट होगा हमारा फाई 2 2/3 और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइन लगा दिया है क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, तो वही इसमें रुक जाता है ना, उसी तरह हो गया मेरे साथ भी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस क्या आएगा फाई 3 आएगा, इस बार ये वाला भी इन सारे के साथ इंटू होगा, ठीक है। तो फाई 3 के साथ क्या था देखते हैं 2/3 √2/3 फिर आएगा सॉरी ये जो फर्स्ट वाला था √3/3 फाई 1 फिर आएगा प्लस फाई 3 √2/3 फिर 2/3 और ये फाई 2 फिर प्लस फाई 3 के साथ क्या था √2/3 था और फिर √2/3 और ये हुआ फाई 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तोड़ लिया। ये जो तोड़ा हुआ पार्ट है मैंने जो लिखा है ये किताब पे नहीं होता, तो इसलिए हम लोग को समझने में थोड़ा तकलीफ होती है। अब क्या होगा, अब नॉर्मल सा बात है, ये दोनों तो नंबर से तो इंटू होंगे और ये बाहर आ जाएंगे, तो √3 होता है 3 और 3 होता है 9, तो बचा क्या हम लोग का फाई 1 और यहाँ पे फाई 1, ठीक है। तो फाई 1 और फाई 1 का क्या हुआ स्क्वायर प्रोडक्ट है, फिर प्लस ये तो खत्म। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा ये बाहर निकल के आएगा, तो होगा 2√3 डिवाइड बाय 9 और ये होगा फाई 1 और फाई 2। तो यहीं पे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये जो फाई 1 फाई 2 है इसका जो हम लोग निकालेंगे जब स्केलर प्रोडक्ट क्या ये तो ऑर्थो नॉर्मल में बोला गया था, तो इसका मतलब ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 0 होगा। सिमिलरली 1 और 3 के साथ भी ये 0 होगा, सिमिलरली 2 और 1 के साथ भी ये 0 होगा, 2 और 2 रह जाएगा, फिर 2 और 3 और करेंगे तब भी 0 होगा, 2 और 3 करेंगे तब भी 0 होगा, और 3 और 1 करेंगे तो भी 0 होगा। तो इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये ना बोला गया होता, अगर ये ना बोला गया होता तो हमारा ये सब 0 नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है और जनरली रहता ही है, कोई भी हम लोग लिखते हैं तो ऑर्थो नॉर्मली होता है, अगर ना हो तो 0 नहीं कर सकते। तो अब क्या बचा हम लोग के पास, ये बचा, तो ये क्या होगा 2 2 4 और यहाँ पे होगा 3 3 9, ये फाई 2 फिर प्लस ये होगा 2 करें तो क्या होगा 4 और ये है 9, नहीं √2 4 कैसे होता है √2 होता है, और यहाँ पे होगा फाई 3 और ये होगा फाई 3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो फाई 1 है ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हुआ, फाई 2 भी 1 हो गया, ये फाई 3 और फाई 3 का स्केलर प्रोडक्ट 1 हो गया। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 9 3 4 और 2 3 4 और 2, इन सबको ऐड करेंगे तो 3 4 7 7 2 9 9/9 = 1। तो यही था कंडीशन हमको वेरीफाई करना था कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट में हम लोग को मिला कि 1 है, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा शायद। अब हम करते हैं नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फाइंड द सिस्टम इन स्टेट 1, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था याद होगा आप लोग को, शायद कि हम लोग इसको मोड़ लेते थे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग क्या
phi 1 स्टेट। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे जो होगा ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा phi 1, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए पहले ये निकालते हैं phi 1 psi, ठीक है। तो पहले की तरह इसे लिखते हैं, नहीं ये phi 1 है तो सिर्फ phi 1 लिखेंगे पहले, और फिर ये साइज जो है वो पूरा का पूरा लिखेंगे ना। तो अनकन्वेंशनल तरीके से मैं लिख रहा हूँ फिर से, आप लोग ये फर्स्ट लाइन स्किप कर लीजिएगा, ये मन में करिएगा। ये तो कोई बोल भी सकता है कि ये कैसे लिख लिया तुम लोगों ने। ये हो गया हम लोगों का। तो अब इसको इंटू करेंगे, ये और ये अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा √3 बाहर आएगा और ये phi 1 यहाँ पे phi 1 का स्केलर प्रोडक्ट होगा, और ये दोनों करेंगे तो क्या होगा 2 3 और यहाँ पे phi 1 और phi 2 का, और ये करेंगे तो √3 होगा, नहीं गलती है √2/3 और यहाँ पे क्या होगा phi 1 और phi 3 का स्केलर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो ये तो मीनिंगलेस है, ये सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल है बोला गया है, सिर्फ बचाइए ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का मिला √3/3। इसका अगर वैल्यू मिल गया तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। √3/3 का अगर हम मोड ले लें तो क्या होगा 3 का, तो 3 इसका स्क्वायर ये तो 3 होगा और इसका 9, रिड्यूस करेंगे तो 1/3 होगा। तो जो सिस्टम था उसको ढूंढने का जो प्रोबेबिलिटी है इस स्टेप में क्या है 1/3, मतलब अगर 3 चांसेस है तो एक चांस है कि वो इस स्टेप में होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों कैसे कोई एक दिया हुआ है अगर वह फंक्शन तो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है चेक करने के लिए और उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह में साइ ले लेंगे, ठीक है। और हमेशा हम पता ही है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 ही होता है। और फिर क्या, अगर हम लोग को phi 2 के जगह पे पूछा जाता है यहाँ पे phi 2 कर दीजिए, phi 3 में पूछा जाए तो phi 3 कर दीजिए। तो ट्राई करके देखिएगा अगर आपका निकलता है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।